Starting with the great name of Allah, who is kind and merciful. अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे फ्यूजन, जो कि बीएसवी का एक और टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है। फ्यूजन किसको कहते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज आपके राइट आई के रेटिना पे भी फॉल होगी और लेफ़्ट आई के रेटिना पे भी फॉल होगी। ठीक हो गया। अब वो एक ऑब्जेक्ट है लेकिन उसकी दो इमेजेस बन रही हैं, एक आई के भी रेटिना पे भी, दूसरे आई के भी रेटिना पे। तो हमें चाहिए था कि दो इमेजेस दिखाई देती है उस ऑब्जेक्ट की, लेकिन नहीं, अल्लाह पाक ने इतना अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है कि वो ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज राइट आई के और लेफ़्ट आई के रेटिना पे बन रही है, ब्रेन क्या करेगा, वो उन इमेजेस से आने वाले सिग्नल्स को इंटरप्रेट करेगा और उन दोनों इमेजेस को कंबाइन करके हमें एक सिंगल इमेज दिखाएगा उस सिंगल ऑब्जेक्ट की। इसको क्या कहते हैं? फ्यूजन। फ्यूजन का ये मतलब होता है एक आई के रेटिना से और दूसरे आई के रेटिना से जो इमेजेस हैं वो उठा के उनको यूनिफाइड फॉर्म में, यानी कि दोनों को मर्ज करके एक सिंगल इमेज दिखाना। और वो जो इमेजेस होती हैं राइट आई के रेटिना पे और लेफ़्ट आई के रेटिना पे, वो सिमिलर इमेजेस होती हैं। ठीक है। फिर हमारे पास एक होती है सेंट्रल फ्यूजन और एक होती है पेरिफेरल फ्यूजन, और एक होती है हमारे पास मोटर फ्यूजन और दूसरी होती है सेंसरी फ्यूजन। अच्छा, तो सबसे पहले सेंट्रल फ्यूजन देख लेते हैं। नाम से ही ज़ाहिर है कि सेंट्रल फ्यूजन होगी। इसमें आपकी एक आई की भी फोवियर पे इमेज पड़ रही है, दूसरी आई की भी फोवियर पे इमेज पड़ रही है और ब्रेन उसको मर्ज करके एक सिंगल इमेज दे रहा है, उसको सेंट्रल फ्यूजन बोलते हैं। फिर हमारे पास जो पेरिफेरल फ्यूजन होती है उसमें क्या होता है कि सेंट्रल रीजन के आउटसाइड, यानी कि पेरिफेरल रेटिना के ऊपर इमेजेस पड़ती हैं और उसकी यूनिफिकेशन कर दी जाती है, तो उसको पेरिफेरल फ्यूजन कहते हैं। ग्रॉस स्टीरियोप्सिस के बारे में बता रहे हैं कि ये पेरिफेरल फ्यूजन के साथ एसोसिएटेड होती है। ग्रॉस स्टीरियोप्सिस किसको कहते हैं कि जब ग्रॉसली हम लोग क्या करते हैं, डेप्थ को परसीव करते हैं। क्या मतलब हो गया कि आप की जो आइज़ हैं वो किसी ऑब्जेक्ट को देख रही हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है दूसरे ऑब्जेक्ट से वो बहुत ज़्यादा है। मीन टू से जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर ये कह लें कि जो दो इमेजेस आपको मिल रही हैं उनके दरमियान में जो डिस्पैरिटी है वो लार्ज है, डिफरेंस जो है वो लार्ज है। अब उनमें डेप्थ परसेप्शन करना, डेप्थ को परसीव करना, उसको ग्रॉस स्टीरियोप्सिस कहते हैं। ग्रॉस स्टीरियोप्सिस में ये होता है कि डेली एक्टिविटी में आपको ये ज़रूरत होती है, लाइक बॉल को कैच करना या फिर वॉक करना या ड्राइविंग करना। तो जितने भी ड्राइविंग में ऑब्स्टेकल्स वगैरह होते हैं या वॉकिंग में, उसको हम लोग छोड़ के और दूसरी जगह अपना लेते हैं ना, तो ये ग्रॉस स्टीरियोप्सिस है जो कि लार्ज डिस्पैरिटीज़ में डेप्थ को परसीव करता है। ठीक है। ग्रॉस के मुकाबले में दूसरा जो स्टीरियोप्सिस होती है वो कौन सी होती है? फाइन स्टीरियोप्सिस होती है। लाइक वो बहुत फाइन डिटेल जो है वो में डिस्पैरिटी को डिटेक्ट करती है, फाइन डिटेल देती है हर चीज़ की। लाइक अगर हम लोग नीडल में थ्रेडर जो है वो डाल रहे हैं, तो उसमें क्या होगी, वो फाइन स्टीरियोप्सिस होगी, ग्रॉस नहीं होगी। ग्रॉस में क्या होता है, लार्ज लार्ज डिस्पैरिटीज़ जो हैं उसको डिटेक्ट किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम ग्रॉस में बात करें तो ये मोशन सेंसिटिविटी वगैरह के लिए होती है। जैसे कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसमें आप लोग डेप्थ को जज करना चाहते हैं तो उसमें ग्रॉस स्टीरियोप्सिस हेल्प देगी। ठीक है। और अगर हम लोग कहें कि लो स्पाशियल फ्रीक्वेंसी इसमें होती है, क्या मतलब कि अगर हमें फ़ाइन डिटेल नहीं चाहिए और लार्ज और ईज़िली डिस्टिंग्विशेबल डेप्थ क्यूज़ मिल रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है कि वो ग्रॉस स्टीरियोप्सिस है। लो स्पाशियल फ्रीक्वेंसी का यही मतलब होता है कि फ़ाइन डिटेल नहीं, लेकिन लार्ज और ईज़िली डिस्टिंग्विशेबल डेप्थ क्यूज़ आपको अवेल हो रहे हों। ठीक है। फिर लार्ज डिस्पैरिटीज़ का तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि सिग्निफिकेंट जो डिफरेंस है इमेजेस में दोनों आई से जो मिल रही हैं आपको, उनमें अगर वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस डिटेक्ट किया जा सके तो क्या होगा, ग्रॉस स्टीरियोप्सिस होगी। लाइक ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कितने एक दूसरे से दूर हैं, तो इसको बोलते हैं। फिर कहते हैं कि जो सेंट्रल और पेरिफेरल फ्यूजन होती है वो दोनों साइमल्टेनियसली फंक्शन करती है। ये नहीं है कि एक टाइम पे हमारे पास, अभी मैं देख रही हूँ तो सेंट्रल फ्यूजन हो रही है, नहीं नहीं बच्चों, सेंट्रल और पेरिफेरल फ्यूजन दोनों एक साथ हो रही होती है। ठीक है। फिर हमारे पास कहते हैं कि पेशेंट, ऐसा पेशेंट जिसकी हमने की है सर्जरी। ठीक है। अब उस सर्जरी की जो सक्सेस रेट है और सर्जरी के बाद जो
अलाइनमेंट है उसकी स्टेबिलिटी कितने टाइम तक रहेगी, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है? तो ये कहते हैं पेशेंट की सेंसरी स्टेटस पे डिपेंड करती है। इस बात का क्या मतलब है, ये स्ट्रैबिस्मस की बात कर रहे हैं ना कि जहाँ पे आई जो है वो मिसअलाइन हुई हुई होती हैं, तो हम लोग उसकी सर्जरी कर लेते हैं। अब सर्जरी के बाद जो आइज़ हैं वो इनिशियली तो अलाइन रहती हैं, लेकिन उसके बाद उसकी जो सक्सेस के चांसेस हैं वो कितने होते हैं और कितने लंबे अरसे तक ये स्टेबिलिटी जो है रहेगी, ये पेशेंट की एबिलिटी पे डिपेंड करती है, उसकी सेंसरी स्टेटस पे डिपेंड करती है। वो किस तरह से होता है हमारे पास, अगर हम लोग बात करें कि वो डिपेंड करती है ना, लाइक स्टार्ट में आपने सर्जरी की तो इनिशियली आपकी जो आइज़ हैं वो वेल अलाइन होंगी, लेकिन बाद में उसका सक्सेस रेट कितना है वो डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे, कि आपकी जो आइज़ हैं उसमें फ्यूजन एबिलिटी कितनी है, मोटर फ्यूजन, लाइक जो आइज़ की मूवमेंट है, फिज़िकल मूवमेंट्स, उसकी बात कर रहे हैं कि वो कितनी है, पेशेंट कितनी % तक जो रिमेनिंग डेविएशन है उसको कंट्रोल कर सकता है, उस पर डिपेंड करती है। दूसरा ब्रेन की एबिलिटी पे डिपेंड करती है, सेंसरी स्टेटस ब्रेन की एबिलिटी पे डिपेंड करती है कि जो न्यू अलाइनमेंट है, जो सेंसरी फ्यूजन है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जो न्यू अलाइनमेंट है उसको ब्रेन कितने % जो है वो अडॉप्ट कर पाएगा। ब्रेन हर चीज़ को इतनी जल्दी तो अडॉप्ट भी नहीं करता ना, यही तो वजह होती है जब ट्रांसप्लांट वगैरह भी होते हैं तो हम कहते हैं पता चलेगा कि सक्सेस रेट कितना होगा। अब जब सर्जरी हो गई, आई अलाइन तो हो गई, लेकिन ब्रेन उस न्यू अलाइनमेंट को कितना अडॉप्ट करेगा, जिसको सेंसरी फ्यूजन कहते हैं, इस पर भी डिपेंड करती है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल सर्जिकल आउटकम। और दूसरा स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन जो है आई मसल्स की सर्जरी के बाद वो कितनी है, वो अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर ये तीनों फैक्टर्स अच्छे हैं, सेंसरी फ्यूजन, मोटर फ्यूजन और आई मसल्स की जो स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन है, ये सब कुछ अच्छा है, फिर तो आपके पास जो सर्जिकल आउटकम की जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज़्यादा होगी और लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। लेकिन अगर इनमें से कोई एक फैक्टर भी वीक है तो आई जो है वो ग्रेजुअली ड्रिफ्ट बैक होना स्टार्ट कर देंगी, प्री सर्जिकल मिसअलाइनमेंट में आ जाएंगी, और जो आपके पास इफ़ेक्टिवनेस है सर्जरी की ओवर टाइम वो रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके हो गया। फिर हमारे पास फ्यूजन के बारे में कह रहे हैं कि ये एज अ ग्लू काम करती है, मेंटेन अलाइनमेंट। वही सर्जरी की बात को एलाबोरेट कर रहे हैं कि अगर आपने सर्जरी कर ली है और आपके पास फ्यूजन स्ट्रॉन्ग है तो आप अलाइनमेंट को मेंटेन रख सकेंगे, ये ग्लू की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर फ्यूजन ही वीक है, चाहे वो सेंसरी है या फिर मोटर है या फिर स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन ही वीक है आई मसल्स की, तो फिर आपके पास जो अलाइनमेंट है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी। ये बात करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ओके। फिर मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि एक होता है हमारे पास मोटर फ्यूजन, मोटर कंट्रोल जिसको कहते हैं, और एक होती है सेंसरी फ्यूजन जिसको सेंसरी कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मोटर फ्यूजन बोलते हैं आपके आइज़ की फिज़िकल मूवमेंट को, ठीक है, लाइक वर्जेंस टू मेंटेन अलाइनमेंट, ठीक है, जो हमारी आइज़ हैं वो फिज़िकली जो मूवमेंट दे रही होती हैं, वर्जेंस मूवमेंट्स लाइक कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ताकि आपकी आइज़ की अलाइनमेंट को मेंटेन रख सकें, उसको मोटर फ्यूजन कहते हैं। और सेंसरी फ्यूजन जो है ये ब्रेन की एबिलिटी होती है कि जो दो इमेजेस, स्लाइटली डिफरेंट इमेजेस जो आपकी रेटिना के ऊपर पड़ी हैं, बनी हैं, तो उसको मर्ज करके आपको सिंगल इमेज यानी कि सिंगल परसेप्शन दिया जाए। अगर फ्यूजन ही आपके पास वीक है तो फिर आपको क्या होगा, इंटरमिटेंट डिप्लोपिया होगा, आई स्ट्रेन होगा, स्पेशली फैटीग और स्ट्रेस की कंडीशंस में, जिसको फिर हम लोग डिफरेंट जो टेस्ट हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बातें बताई गई हैं। फिर आगे कहते हैं कि जो पेशेंट की एबिलिटी है, लेटेंट टेंडेंसी फॉर द आइज टू ड्रिफ्ट, कहते हैं कि लेटेंट टेंडेंसी मीन टू से पेशेंट को लेटेंट स्ट्रैबिस्मस, यानी कि ये फोरिया की बात कर रहे हैं ना, कि जो फोरिया है उसको कंट्रोल करना जो है वो पेशेंट की एबिलिटी है, ठीक हो गया।
क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये फ्यूजन पढ़ रहे हैं ना हम, तो फ्यूजन के बारे में बात की जा रही है कि हमारे पास अगर किसी पेशेंट को स्लाइट मिसअलाइनमेंट यानी कि फोरियल लैटेंट स्ट्रैबिस्मस हो, तो ब्रेन और आई मसल्स जो है वो साथ में काम करके और दो इमेजेस को जो है वो अलाइन करने की कोशिश करते हैं ताकि डिप्लोपिया ना हो। और ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने पहले बता दिया, मोटर फ्यूजन और सेंसरी फ्यूजन में। तो ये यही बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूजन यानी कि मोटर और सेंसरी दोनों अगर आपके पास बेस्ट हैं तो आपको जो है जो लेटेंट टेंडेंसी है, फोरिया है, उसको भी आप क्या कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे। जो पेशेंट है वो क्या कर लेगा, उसको भी ओवरकम कर लेगा। लेकिन वही बात, अगर वीक है तो फिर तो आपके पास अलाइनमेंट नहीं होगी और डिप्लोपिया होगा, आपको दो दो इमेजेस दिखाई देंगी। फिर कहते हैं कि अगर फ्यूजन हो, इन ऑर्डर फॉर फ्यूजन टू अकर, फ्यूजन होने के लिए भी ज़रूरी है कि जो इमेज हैं ईच आई को जो प्रेजेंट हो रही है उनका एक तो साइज सिमिलर हो, ब्राइटनेस सिमिलर हो और शार्पनेस सिमिलर हो। क्या मतलब इस बात का कि एक आई को भी इमेज जो परसीव हो रही है और दूसरी आई को भी जो इमेज परसीव हो रही है तो वो क्या हो, सेम इन साइज, ब्राइटनेस और शार्पनेस हो। जैसे कि मैंने पहले बताया कि फ्यूजन के लिए इमेज का सिमिलर होना ज़रूरी है। तो फिर ये मिस अलाइनमेंट की क्या बात हो रही है, मिस अलाइनमेंट की ये बात हो रही है कि एक आई स्ट्रेट हेड है, दूसरी आई में आपके पास स्लाइट फोरिया है, तो आपके पास इमेज की पोजीशन डिफरेंट होगी। तो उस पोजीशन की अलाइनमेंट के लिए, आई की अलाइनमेंट के लिए फ्यूजन जो है वो हो जाती है और आपको डबल दिखाई नहीं देता। फिर पेरिफेरल फ्यूजन के बारे में बता रहे हैं कि इसमें क्या होता है, ये आपके पास एज अ मेंटेनेंस ऑफ बाइनोकुलर सिंगल विजन जो है कंट्रीब्यूट करती है। अगर पेरिफेरल फ्यूजन डिस्ट्रॉय हो जाए और आपके पास हालांकि सेंट्रल विजन गुड है लेकिन फिर भी आपके पास बाइनोकुलरिटी में जो है मसले मसाइल आएंगे, डिस्ट्रप्शन वगैरह होगी। ठीक है। फिर यहाँ पर एक बात कर रहे हैं कि अगर लार्ज फील्ड स्टिमुलाई मौजूद है, सराउंडिंग की बात करें कि लार्ज एरिया, लार्ज विजुअल फील्ड जो है वो आपके रेटिना को स्टिमुलेट कर रही है, तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होगा, 8 डिग्री ऑफ मोटर साइक्लोवर्जेंस मौजूद होती है। 8 डिग्री ऑफ मोटर साइक्लोवर्जेंस मौजूद होती है। नॉर्मल सिचुएशंस में जब आपके पास लार्ज फील्ड स्टिमुलाई मौजूद होता है तो 8 डिग्री ऑफ मोटर साइक्लोवर्जेंस जो है वो प्रेजेंट होती है। इस बात का क्या मतलब, इस बात का यही मतलब है कि मोटर साइक्लोवर्जेंस किसको कहते हैं, ये आई मूवमेंट कंपनसेशंस होती हैं। ठीक है। मोटर साइक्लोवर्जेंस का क्या मतलब, कैसे बताऊँ मैं आप लोगों को, मोटर यानी कि आई की फिजिकल मूवमेंट, साइक्लोवर्जेंस जो हमारे पास साइमल्टेनियसली आइज़ जो हैं दोनों इनवर्ड या आउटवर्ड रोटेट करती हैं, उसको साइक्लोवर्जेंस बोलते हैं ना। तो ये लोग कहना चाह रहे हैं कि अगर लार्ज फील्ड स्टिमुलाई आप लोगों को मिलेगा तो उसमें क्या होगा, 8 डिग्री तक आइज़ जो हैं कन्वर्ज और डाइवर्ज हो सकती हैं इमेजेस को क्या करने के लिए, अलाइन करने के लिए, फ्यूज़ करने के लिए। कौन सी इमेजेस को, टॉर्टेड इमेजेस को। ठीक हो गया। तो 8 डिग्री ऑफ सेंसरी साइक्लो, यहाँ पर देखें, देयर फॉर इंडिविजुअल कैन यूज़ दिस एबिलिटी टू फ्यूज टॉर्टेड इमेजेस विदाउट डिप्लोपिया। नॉर्मल कंडीशन में 8 डिग्री ऑफ मोटर साइक्लोवर्जेंस हो सकती है, यानी कि मोटर बोलते हैं आई की फिजिकल मूवमेंट को और साइक्लोवर्जेंस का क्या मतलब है, जब आईज जो हैं साइमल्टेनियसली इनवर्ड या आउटवर्ड मूव कर जाती हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये 8 डिग्री तक पॉसिबल है मोटर साइक्लोवर्जेंस। तो फिर कहते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल में ये एबिलिटी है कि वो टॉर्टेड यानी कि जो क्या कह सकते हैं रोटेटेड जो इमेजेस होती हैं उसको फ्यूज़ कर सके, तो फिर उसमें डिप्लोपिया नहीं होगा, फ्यूजन हो जाएगी और बाइनोकुलर विजन मिलेगी सिंगल। और कहते हैं ये जो एबिलिटी है इंडिविजुअल की कि वो टॉर्टेड इमेजेस को भी फ्यूज़ कर सकता है, तो ये रिसेप्टिव फील्ड से डिराइव हुई हुई है जो कि पेरिफेरल रेटिना में मौजूद है और सेंट्रल रेटिना में ये मौजूद होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पेरिफेरल रेटिना कम होती है। क्या, रिसेप्टिव फील्ड, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, रिसेप्टिव फील्ड किसको कह रहे होते थे, रिसेप्टिव फील्ड कह रहे होते थे हम लोग कि स्पेस में एक स्पेसिफिक रीजन जो आपके क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक एरिया जो कि आपकी विजुअल फील्ड में मौजूद है, जहाँ पर स्टिमुलस जैसे कि लाइट जो है वो आपकी रेटिना के अंदर मौजूद पार्टिकुलर न्यूरॉन को कॉज करे कि वो रिस्पॉन्स दे उस लाइट के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं। दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें
कि स्पेस में मौजूद वो रीजन जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स को रिस्पॉन्ड करवाए, ठीक है, उसको बोलते हैं। या फिर विजन के मुताबिक अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि रेटिना के अंदर मौजूद वो एरिया जिसमें लाइट मस्ट फॉल करे आपके न्यूरॉन्स को विजुअल पाथवे में जो न्यूरॉन्स मौजूद हैं उसको एक्टिवेट करने के लिए। तो सिंपल दो चीज़ें याद रख लो, रेटिना के अंदर मौजूद पार्टिकुलर न्यूरॉन को एक्टिवेट करने के लिए लाइट मस्ट फॉल करे आपके रेटिना के ऊपर, तो उस एरिया को क्या कहते हैं, रिसेप्टिव फील्ड। या फिर स्पेस के अंदर मौजूद वो रीजन जहाँ पर स्टिमुलस लाइट मौजूद है और वो आपके सेंसरी जो न्यूरॉन्स हैं उसको रिस्पॉन्ड करवाने पे मजबूर कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं रिसेप्टिव फील्ड। तो वो कहते हैं सेंटर में इतनी ज़्यादा नहीं होती, पेरिफेरी में ज़्यादा होती है, ऐसा हमने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा था। तो रिसेप्टिव फील्ड की बात क्यों कर रहे हैं ये लोग, रिसेप्टिव फील्ड की बात ये लोग इसी वजह से कर रहे हैं कि रिसेप्टिव फील्ड ही की वजह से जो इंडिविजुअल है वो क्या करता है, टॉर्टेड इमेजेस को, रोटेटेड इमेजेस को भी क्या कर लेता है, अपनी आइज़ को कन्वर्ज और डाइवर्ज करके आपको उसकी भी फ्यूजन दे देता है। ठीक हो गया। इस बात की अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो इसको मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, आगे देख लेते हैं, ठीक है, फिर समझ आ जाएगी कि जो मोटर साइक्लोवर्जेंस की अमाउंट है वो 8 है, 8 डिग्री है, लेकिन मोटर साइक्लोवर्जेंस के साथ साथ सेंसरी साइक्लोफ्यूजन भी होती है जो कि 8 डिग्री है। तो कॉम्बाइन जो साइक्लो डिस्पैरिटी है 16 डिग्री तक अगर हो तो आपका जो ब्रेन है वो इमेजेस को फ्यूज़ कर लेगा। मीन टू से साइक्लो डिस्पैरिटी की बात कर रहे हैं, स्पेस में कुछ ऐसी इमेजेस मौजूद हैं या ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जो कि रोटेटेड फॉर्म में पड़ी हुई हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट है टिल्टेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, रोटेटेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो आपकी जो दोनों रेटिना है उस पे इमेजेस भी जो हैं वो टिल्टेड फॉर्म में बनेगी। हो सकता है एक आई में ठीक बने, एक आई में रोटेटेड फॉर्म में बने। तो ब्रेन की ये एबिलिटी होती है और आइज़ की भी ये एबिलिटी होती है। ब्रेन की एबिलिटी सेंसरी साइक्लोफ्यूजन, आइज़ की एबिलिटी मोटर साइक्लोवर्जेंस। तो आइज़ 8 डिग्री तक मोटर साइक्लो वर्जेंस करके उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है और ब्रेन जो है वो भी 8 डिग्री तक उसको कंपनसेट करता है, यानी कि एबिलिटी है कि उसको फ्यूज़ कर लें। तो 16 डिग्री तक अगर आपके पास साइक्लो डिस्पैरिटी मौजूद होगी तो ब्रेन उसको क्या कर लेगा, अच्छे तरीके से फ्यूज़ करके आपको दे देगा। ठीक हो गई, ये समझ आ रही है। तो यहाँ पर ये सारी बातें जो हैं ये करने की कोशिश कर रहे हैं। मोटर साइक्लोवर्जेंस का मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आइज़ जब इनवर्ड और आउटवर्ड साइमल्टेनियसली रोटेट करते हैं तो उसको मोटर साइक्लोवर्जेंस कहते हैं, ठीक है। और 8 डिग्री मोटर साइक्लोवर्जेंस हो रही है हमारे यहाँ पर इस टॉपिक में कह रहे हैं, मीन्स कि किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अंडर अगर आपके पास लार्ज फील्ड स्टिमुलाई है तो आपकी जो आइज़ हैं वो कोई एबनॉर्मेलिटी, कोई डिसऑर्डर नहीं शो करेंगी, बल्कि कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकेंगी 8 डिग्री तक, ताकि आपको नॉर्मल बाइनोकुलर विजन जो है वो प्रोवाइड कर सके। ठीक हो गया। तो यहाँ पर बस ये सारी बातें बताई जा रही हैं। और सेंसरी साइक्लोफ्यूजन को तो पता है कि ब्रेन की एबिलिटी टॉर्टेड रोटेटेड इमेजेस को फ्यूज़ करने की, तो उसको कहते हैं। आज का टॉपिक बहुत इजी था, होप सो आप सबको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।